हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम कार्बन के यौगिकों के बारे में जानेंगे कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण किस तरीके से होता है और कार्बन की जो फैमिली है, कार्बन का जो परिवार है वो कितना बड़ा है और उसे किस हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। तो हम IUPAC पद्धति के अनुसार कार्बन श्रृंखला के बने हुए यौगिकों के नामों को जानने की कोशिश करेंगे। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है हमारी दुनिया में कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कार्बन ना होता तो पृथ्वी पे जीवन ना होता। हमारी जीवन की आधारभूत संरचना कार्बन में छिपी हुई है। कार्बन एक ऐसा तत्व है कि अगर बोरबरी के सिद्धांतों से देखें तो 6C12 इस कार्बन में कुल 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब कार्बनों की अगर इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखी जाए तो इस इलेक्ट्रॉनिक संरचना में कार्बन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बन का ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पहली कक्षा 1s में पाए जाते हैं, यस उपकोष के अंतर्गत होते हैं। और जो दूसरी कक्षा होती है इनमें कुल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन कार्बन परमाणुओं में। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसे एक ऐसी संरचनात्मक गुण इसके अंदर पैदा करते हैं कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण आता है। श्रृंखलन क्या है? यौगिक जो बनते हैं उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बहुत 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 अधिक हो सकती है। ऐसा किसी अन्य परमाणु में नहीं देखा जाता। कार्बन परमाणु के परिवार में ही कुछ सदस्य ऐसे हैं जो ऐसा गुण रखते हैं, लेकिन कार्बन जैसा कोई नहीं रखता। कार्बन का यह अनूठा व्यवहार ही धरती पर जीवन को संभव कर पाता है। हालांकि 1800 के पहले तक बहुत सारे दार्शनिकों और रसायनविदों का यह मानना था कि कार्बनिक यौगिक बनाए ही नहीं जा सकते और इन्हें जैव शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया था कि ये मानव या सजीवों की जीवित कोशिकाओं में ही सिर्फ निर्मित हो सकते हैं, बाकी इन्हें पृथ्वी पर किसी माध्यम से बनाया नहीं जा सकता। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे कोल्बे और हेनल ने, कई सारे ऐसे प्रयोग करके रासायनिक यौगिकों का निर्माण किया। एसिटिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, इन सब का संश्लेषण करके उन्होंने ये बताया कि नहीं, इसको भी धरती पर निर्मित किया जा सकता है। तो इस तरीके से फिर कार्बन में लोगों की रुचि जगी कि नहीं, कार्बन से बने हुए यौगिकों को फिर से तैयार किया जा सकता है, उन्हें प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, उनके औद्योगिक उत्पादन किए जा सकते हैं। और फिर कार्बनिक यौगिकों पर खोज प्रारंभ हुई और इस तरीके से कार्बनिक यौगिकों की जो श्रृंखला थी, जो फैमिली थी, वो बहुत बड़ी थी और उस फैमिली के नाम को याद रखना एक चुनौती भरा काम था। और इस चुनौती से पार पाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक इंटरनेशनल पद्धति विकसित की। उस पद्धति के आधार पर कार्बन से बने हुए यौगिकों का नामकरण किया गया। तो यहां पर चलिए देखते हैं। तो कार्बन की ये जो चतुस्संयोजकता है, संयोजकता से तात्पर्य है, आप जानते ही होंगे कि किसी भी परमाणु के बाह्यकोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोरबरी के सिद्धांत के हिसाब से अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता को पूरा करने के लिए, अपने आवेशों को पूरा करने के लिए दूसरे अन्य एटम के साथ साझा करता है। और अगर किसी में 4 से कम है, 1 है, 2 है, 3 है, तो अपने इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग करता है। जिनमें 4 से कम होते हैं उन्हें हम विद्युत धनी कहते हैं और विद्युत धनी परमाणुओं के भीतर यह गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। और जो 4 से कम होते हैं और जिनमें 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत ऋणी सरीखा व्यवहार करते हैं। विद्युत ऋणी का मतलब वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं या फिर साझा करना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या फिर साझा करते हैं। अब रही बात कार्बन की, तो कार्बन तो ना इधर था ना उधर था, ना उसके पास 4 से कम थे ना उसके पास 4 से ज्यादा थे, बस उसके पास 4 ही थे बाह्यकोश में। और ये 4 इलेक्ट्रॉन होने का जो गुण है उसके अंदर, यही उसे विशेष बनाता है। और इसी गुण के कारण
कार्बन जो है वो लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। तो कार्बन को प्रतीकात्मक रूप से उसके 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता इस तरीके से दर्शाई जाती है, और ये 4 लाइनें ये दिखा रही होती हैं कि कार्बन को संतुष्ट होने के लिए उसे 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। अब ये चाहे किसी के साथ पूरा किया जाए, चाहे कहीं से भी उसे मिले, लेकिन कार्बन को संतुष्ट रहने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अब ये चाहे वो साझे से प्राप्त करे या किसी अन्य विधि से, लेकिन साझे के सिवा कोई अन्य विधि मिलती नहीं है। तो यहां पर कार्बन का एक अच्छा दोस्त है जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन की इस दोस्ती ने इनको एक नया नाम दिया, और उस नए नाम से इनको पुकारा जाए तो इनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन की दुनिया का ये पहला सदस्य है जिसको हम मीथेन के नाम से जानते हैं। यहां पर कार्बन क्या करता है, कार्बन के बाह्य कोश में उपस्थित चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अलग अलग 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करते हैं, और हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके ये पहला हाइड्रोकार्बन निर्मित करते हैं। इस तरीके से कार्बन की बाह्य कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉनों का सेटअप हो जाता है। और बोरबरी की परिकल्पना के अनुसार सभी अपनी अपनी जगह संतुष्ट होते हैं, और संतुष्ट होने के साथ साथ एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। अब इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं हम। कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोजित हाइड्रोजन, अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजित है, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजित है, ये हाइड्रोजन इसके साथ संयोजित है, और ये हाइड्रोजन इसके साथ संयोजित है। चारों हाइड्रोजनों की पहली कक्षा के लिए संयोजकताएं संतृप्त हैं, और संतृप्त होने की वजह से हाइड्रोजन पूरी तरह से उदासीन परमाणु जैसा व्यवहार करेगा, और यही हाल कार्बन का है। अब आप कार्बन के लिए देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और प्रत्येक हाइड्रोजन के लिए 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से जो यौगिक निर्मित होते हैं, इन यौगिकों को नाम दिया गया हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इन हाइड्रोकार्बनों से आगे बढ़ते हैं अगर, तो हम ये पाते हैं कि हाइड्रोकार्बनों की किसी एक प्रकार की विशिष्ट संरचना नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रकार की संरचना है। इनसे बनने वाले यौगिकों को उनके गुणधर्म, उनकी संरचना, उनकी समावयवता के आधार पर इन्हें कई सारे भागों में बांटा गया है, ठीक है। इनको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो कार्बनिक यौगिकों का अगर हम वर्गीकरण करें, तो कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में सबसे पहली जो शाखा बढ़ती है वो बढ़ती है खुली श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक, खुली श्रृंखला यौगिक में कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता जाता है, ठीक है। और इसका जो दूसरा पार्ट है ये कहलाते हैं बंद श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक जिनमें 2 किनारे मौजूद होते हैं, मतलब दोनों किनारों पर कार्बन परमाणु आपको मिल जाएंगे, 2 अलग अलग किनारे होते हैं। लेकिन बंद श्रृंखला यौगिकों में ऐसा कोई किनारा आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा, मतलब इसमें कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन और कार्बन से कार्बन जुड़े हुए परमाणुओं का समूह होता है, जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ना कहीं शुरुआत होती है, ना कहीं अंत होता है, ठीक है।
अब जैसे इसमें मान लीजिए हम देखते हैं CH4 है, C2H6 है। अगर हम संरचनात्मक रूप से देखें तो यहां पर क्या है, कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है। अब कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, इन 4 संयोजकताओं में कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 3 संयोजकताएं खाली हैं और तीनों संयोजकताओं पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। C3H8 है। अब यहां पर क्या है, 3 कार्बन है, प्रत्येक कार्बन एक के साथ एक जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर हाइड्रोजन, इधर इसकी 3 संयोजकता खाली है। जो मध्य में है इसकी 2 पूरी हो चुकी हैं और 2 खाली पड़ी हैं, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन। इसकी 3 संयोजकता खाली है तो यहां पे 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से इसमें किनारे मिलते रहते हैं, दोनों तरफ किनारे हैं, लेकिन बंध श्रृंखला यौगिक में किनारे नहीं मिलेंगे। तो बंध श्रृंखला यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विषम चक्री और एक होता है समचक्री। अब इसमें चक्करदार संरचना होती है, जिनमें सबसे फेमस आपने देखा होगा चक्करदार संरचना इस तरीके से है, कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इसकी 2 संयोजकताएं खाली हैं, इसकी भी 2 खाली हैं, इसकी भी 2 खाली हैं, इसकी भी 2 खाली हैं, सबकी 2 संयोजकताएं खाली हैं और यहाँ पे आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके का यौगिक बन गया। ये चक्रीय यौगिक है, इसमें आप कहीं शुरुआत और कहीं अंत नहीं देख सकते। ठीक है, इन्हें साइक्लिक यौगिक कहा जाता है, मानी ये चक्र बनाते हैं और चक्र बनाने के साथ साथ इसमें शुरुआत और अंत आपको नहीं मिल सकता, तो ये कहलाते हैं बंध श्रृंखला यौगिक। अब बंध श्रृंखला यौगिक में 2 प्रकार के होते हैं, एक विषम चक्री, एक समचक्री। मतलब ये जो इनका रिंग बनता है, जो इनका चक्र बनता है, चाहे वो त्रिभुजाकार हो चाहे चतुर्भुजाकार हो, जैसे अभी आपने देखा चतुर्भुजाकार था, ये ऐसा भी हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच। अब इनकी 2 संयोजकताएं बाकी पड़ी हुई हैं, इनमें कोई भी जुड़ सकता है जो इनसे क्रिया करता होगा। सामान्यतः इनको हम हाइड्रोकार्बन के रूप में ही देखते हैं इस तरीके से। तो इसमें जो ये इनका रिंग है कार्बन कार्बन का, इस रिंग में यदि कोई अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसा कोई जुड़ जाए तो उसे हम विषम चक्रीय कहते हैं। और जब श्रृंखला में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही कार्बन मौजूद हो तो उसे हम समचक्रीय कहते हैं। ध्यान रहे, अगर श्रृंखला में, अगर इनके रिंग में यानी कार्बन से कार्बन जो जुड़ी हुई संरचना होती है, इस संरचना में अगर केवल और केवल कार्बन ही मौजूद है तो इन्हें समचक्रीय कहा जाता है। और अगर इस बने हुए रिंग में, जैसे मान लीजिए बेंजीन की आपने एक बेहतरीन संरचना देखी है जो केकुले द्वारा दी गई है इस तरीके से, तो ये बेंजीन की संरचना है। अब बेंजीन की संरचना में ये रिंग कहलाता है। अब यहां पे हाइड्रोजन यहां जुड़े होंगे, तो अगर इसकी रिंग में कोई अकार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और कोई जुड़ा हुआ है तो इसे विषम चक्रीय कहा जाता है, और अगर ऐसा कोई नहीं जुड़ा है तो इसे समचक्रीय कहा जाता है। अब समचक्रीय के भी 2 भाग किए गए। समचक्रीय के 2 भाग किए गए, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। मतलब संरचना में सिर्फ और सिर्फ कार्बन मौजूद हैं तो उन्हें समचक्रीय कहा जाएगा, लेकिन अगर कार्बन की संख्या 6 से कम है तो वो कहलाएंगे एलिसाइक्लिक, और अगर बिल्कुल और बिल्कुल फिट है, 6 है, तो वो कहलाएंगे एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जाना कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में पहली है खुली श्रृंखला यौगिक, जिसमें कार्बन का बायां और दायां हमें पता होता है कि कौन सा बायां परमाणु है और कौन सा दायां परमाणु है। अगर हम संरचना को लिखते हैं तो बंध श्रृंखला यौगिक में ना शुरुआत का पता होता है, ना अंत का, ना बायां ना दायां।
उसके बाद बंद श्रृंखला यौगिक दो प्रकार के होते हैं, विषम चक्रीय और समचक्रीय। विषम चक्रीय जिनके चक्र में कार्बन कार्बन के बीच में कहीं अकार्बनिक पदार्थ घुस जाए, नाइट्रोजन घुस जाए, ऑक्सीजन घुस जाए, सल्फर घुस जाए, तो उसे कहते हैं विषम चक्रीय। ठीक है। और अगर इनकी श्रृंखला सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बनी हुई हो तो इसे कहते हैं समचक्रीय। ठीक है। अब समचक्रीय को भी दो भागों में बांटा गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अगर कार्बन की श्रृंखला के बीच कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 से कम है, 1 2 है, 2 पे तो बनेगी नहीं रिंग, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसे एलिसाइक्लिक कहा जाता है, और अगर 6 है तो उसे एरोमेटिक कहा जाता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अलग अलग इनको समझते हैं कि ये क्या है। तो चलो, कार्बन से बने हुए जो भी यौगिक हैं, जो हाइड्रोकार्बन हैं, ये वर्गीकरण तो हमने कर लिया, लेकिन वर्गीकरण के बाद अब इसका स्पेशलाइजेशन करते हैं कि ये अलग अलग कैसे होते हैं। तो कार्बन के दो बच्चे हैं, पहला है खुली श्रृंखला असाइक्लिक और साइक्लिक, और दूसरा बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला असाइक्लिक माने जिसमें चक्र नहीं है, और बंद श्रृंखला साइक्लिक। तो पहले हम खुली श्रृंखला को देखते हैं। खुली श्रृंखला में कार्बन के साथ अकेला कार्बन भी हो सकता है, जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका पक्का जिगरी आर है, और बनता है CH4, जिसे कहते हैं मेथेन। दूसरा, कार्बन के साथ एक कार्बन भी हो सकता है और साथ में हाइड्रोजन जुड़े हैं इसके, इस तरीके से ये बन जाता है C2H6, जिसे कहते हैं एथेन। ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन के साथ कार्बन दो बंध में जुड़ जाए, माने असाइक्लिक जो है उसके 3 बच्चे हैं, माने हाइड्रोकार्बन के नातियों की अगर गिनती शुरू की जाए तो असाइक्लिक ग्रुप में जो नाती हैं वो 3 हैं, एथेन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। ये 3 की उसकी फैमिली है, इसके आगे उसकी फैमिली खत्म हो जाती है। और एक को उसने गोंद ले रखा है, एक को उसने गोंद ले रखा है, जिसको एल्किल समूह कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये खुली श्रृंखला यौगिक हो गए। यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इनकी दो दो जो संयोजकताएं हैं वो आपस में ही पूरित होंगी और 2 बाहर से आएंगी। हालांकि ये जो स्पेशलाइजेशन है इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब ये कहलाएगा एथीन, जहां ये एथीन कहला रहा था ये C2H4 हो जाएगा और इसे कहेंगे एथीन। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो सिंगल सिंगल यहां पे आएगा, और इस तरीके से ये C2H2 कहलाएगा तो इसे कहेंगे एथाइन। तो मतलब कुल मिलाकर कार्बन के साथ कार्बन सीधी श्रृंखला में अगर जुड़ा हुआ हो तो उसे हम खुली श्रृंखला यौगिक कहते हैं। ठीक है। अब बारी आती है बंद श्रृंखला यौगिक की। तो जब हम बंद श्रृंखला यौगिक को देखें, बंद श्रृंखला तो बंद श्रृंखला के अंतर्गत कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन और कार्बन, इस तरीके से संरचना बनेगी, और यहां पे CH2, H2C, CH2। ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? अब 3 कार्बन है तो इसे भी वही वैसे ही पढ़ते हैं जैसे ही, लेकिन यहां पे इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, यानी चक्रीय है, ये चक्रीय है, साइक्लोप्रोपेन। अब अगर ये H2C, H2C, CH2, CH2 ये इस तरीके से है तो इसे क्या कहेंगे? साइक्लोब्यूटेन। तो ये कौन हो गए? ये चक्रीय यौगिक हो गए, ये चक्रीय यौगिक हो गए, साइक्लिक यौगिक हो गए। अब इन साइक्लिक यौगिकों की एक नई कहानी है। साइक्लिक यौगिकों में भी 2 पार्ट है हमारे पास, समचक्रीय और विषम चक्रीय। अब इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, समचक्रीय, विषम चक्रीय और समचक्रीय।
अब विषम चक्री का जो मॉडल है उस मॉडल में कहीं ना कहीं कार्बन रिंग के भीतर कार्बनिक यौगिकों के अलावा कम से कम एक यौगिक दूसरा होना चाहिए, एक एटम दूसरा होना चाहिए। जैसे HC CH और यहां पर एक यौगिक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे संयोजकता देखिए, अभी नाइट्रोजन एक खाली है, हाइड्रोजन हुआ, अब ये कहलाता है पायरोल। ठीक है, अब ये विषम चक्री है। यहां कार्बन की ये रिंग है हमारी, इस कार्बन के रिंग में एक अकेला नाइट्रोजन यहां बीच में टपका पड़ा है, जो पूरे कार्बन की संरचना को चेंज कर रहा है, बदल रहा है। ठीक है, और देखते हैं HCCH और यहां पर ऑक्सीजन, प्यूरान। तो इस तरीके से यहां कार्बन के चक्र तो मौजूद हैं, लेकिन इस कार्बन के चक्र में कहीं नाइट्रोजन फंसा हुआ है, कहीं ऑक्सीजन फंसा हुआ है, माने अकार्बनिक पदार्थ फंसे हुए हैं जो कार्बनिक नहीं है। तो इस तरीके का जो चक्र होता है उसे कहते हैं विषम चक्री। ठीक है, अब आगे है हमारे समचक्री। अब समचक्री में भी दो हैं हमारे पास, एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। ठीक है, अब एलिसाइक्लिक जो होते हैं, जो हमारे एलिसाइक्लिक हैं, मतलब कार्बन का एक ऐसा समूह, कार्बन परमाणुओं का एक ऐसा समूह जो चक्रीय होते हुए भी असाइक्लिक से रिश्ता रखता है, जो चक्रीय होते हुए भी असाइक्लिक जैसा गुण रखता है, उसे एलिसाइक्लिक कहते हैं। ये चक्रीय तो है, CH2 CH2 CH2, ये चक्रीय तो है, इसमें कार्बन के अलावा और कोई है भी नहीं, लेकिन गुणों में ये असाइक्लिक से संबंध रखता है, गुण असाइक्लिक जैसा दर्शाता है, मतलब खुली श्रृंखला यौगिक जैसा व्यवहार दर्शाता है, तो इसीलिए इसका नाम एलिसाइक्लिक रखा गया। और दूसरा है एरोमेटिक। एरोमेटिक जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होते हैं और इनका व्यवहार बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रखता, मतलब इनका व्यवहार अन्य कार्बन परमाणुओं से के यौगिकों से सर्वथा भिन्न होता है। ये हैं टॉलुइन है, ये सभी एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की एकांतर क्रम में एकल और दोहरी संयोजकता होती है और साथ में अपूरित संयोजकताएं हाइड्रोजन की सहायता से पूरी की जाती हैं। और इस श्रृंखला का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फेमस जो सदस्य है उसको हम बेंजीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी फैमिली की बात, माने हाइड्रोकार्बन, कार्बन के बने हुए यौगिक, उनमें 2 पार्ट, खुली श्रृंखला असाइक्लिक, बंद श्रृंखला साइक्लिक। ठीक है, फिर बंद श्रृंखला के 2 पार्ट, विषम चक्री, समचक्री। ठीक है, इवन साइकिल, ऑड साइकिल, इवन साइकिल और ऑड साइकिल। इवन साइकिल का मतलब है कि जिसमें सिर्फ साइकिल कार्बन परमाणुओं से बनी हो। ऑड साइकिल का मतलब है जिसमें साइकिल यानी कि जो चक्र है वो कार्बन के अलावा अकार्बनिक परमाणुओं द्वारा भी निर्मित हो सकती है, 1 2 3 परमाणु अकार्बनिक भी हो सकते हैं। अब जो इवन साइकिल है, समचक्रीय है, उसके 2 पार्ट एलिसाइक्लिक, माने कार्बन की ही साइकिल होगी, उसमें कोई अकार्बनिक परमाणु नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसके गुण असाइक्लिक से मिलते होंगे, माने खुली श्रृंखला यौगिकों से मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा एरोमेटिक जिसमें श्रृंखला सिर्फ और सिर्फ कार्बन की होती है, लेकिन उनके गुण अपने एक अलग प्रकार का गुण रखते हैं, एक अलग लेबल रखते हैं, उनका कोई भी मैचिंग नहीं है अन्य किसी फैमिली के सदस्यों के साथ। ठीक है,
तो ये हो गई हमारी वैरायटी। अब खुली श्रृंखला यौगिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन हमारे कोर्स में है और हम उसके नामकरण के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि खुली श्रृंखला यौगिकों के किस प्रकार नामकरण होते हैं। खुली श्रृंखला यौगिक, खुली श्रृंखला यौगिक में 3 पार्ट में इनको बांटा गया है, इनकी फैमिली को। पहला पार्ट जो है इसे एल्केन कहते हैं और इनके सब परिवार के सभी सदस्यों के लास्ट में एन जुड़ा होता है और दूसरे को एल्कीन कहते हैं और इनकी फैमिली के सभी के लास्ट में ईन जुड़ा होता है और तीसरे को एल्काइन कहते हैं और एल्काइनों के लास्ट में आइन जुड़ा होता है सबके नाम में। पहचान क्या होती है, यहां सब में सिंगल बॉन्ड होता है, माने एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। यहां कार्बन कार्बन के बीच कम से कम 2 कार्बन ऐसे होते हैं जिनके बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, माने द्विबंध पाया जाता है। यह द्विबंध एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। यहां एकल बंध होता है। थोड़ा सा आज शुरुआत है, हम लोग नामकरण समझ लें तो हम बंधों के आधार पर इनके गुणधर्मों की भी व्याख्या करेंगे। और ये त्रिबंध पाया जाता है। ये त्रिबंध 2 भी हो, 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। तो कार्बनिक यौगिकों में एक कार्बन का यौगिक जो होता है, एक कार्बन वाला, वो सिर्फ एल्केन में पाया जाता है, CH4 मीथेन, और इसमें कोई पाया नहीं जाता। तो एक कार्बन के लिए हम मेथ यूज करते हैं, मेथ, ठीक है। और एन इनकी फैमिली का नाम है, इसमें जोड़ लेते हैं तो ये मेथेन हो गए। और यहां पे कोई नहीं होता, नो, क्योंकि द्विबंध बनने भैया तो द्विबंध कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए, तब वो इस फैमिली में आएंगे। और यहां पे एक ही कार्बन है तो एक कार्बन से सिर्फ यही बनेगा। और 2 कार्बन होता है तो इसको एथ पढ़ते हैं, ये कार्बन के आधार पर है। यहां पे 2 कार्बन, यहां पे 1 कार्बन, ठीक है। तो ये तो हो जाता है C2H6, इसे बोलते हैं एथेन। और यहां पे बनता है C2H4। तो ये कैसे बनते हैं, ये डबल बॉन्ड होते हैं। अब यहां पे कार्बन की 4 संयोजकता निकलनी चाहिए, तो 2 तो इधर भरी पड़ी है, अब 4 निकलेंगी। और इसमें भी 2 खाली पड़ी है, 2 इससे जुड़ी है। अगर इसे 20 से तोड़ दो तो क्या है, अगर इसे 20 से तोड़ दे तो कार्बन की 2 यहां है, 2 यहां है, तो ये आपस में साझा कर ली, तो दोहरा बंध बन गया। अब यहां पे एक एक खाली है तो यहां हाइड्रोजन लगाओ, तो इस तरीके से बन गई। अब ये आपकी C2H4 है। अब C2H4 क्या कहलाएगी, 2 कार्बन है तो एथ तो लगाने भैया, फैमिली का नाम है, और साथ में ये अपने वाली फैमिली का भी जोड़ेंगे तो एथीन हो जाता है। अब यहां पे कार्बन की 3 संयोजकता, माने 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा दूसरे कार्बन से किया और एक एक खाली पड़ी है, तो हाइड्रोजन जोड़ ली इन्होंने। अब यहां पे क्या है, 2 कार्बन है तो परिवार का ना, जो कार्बन दद्दाजी है, दद्दाजी का नाम एथ तो जोड़ना ही जोड़ना है, कि 2 ही दद्दा अगर एक साथ आ रहे हैं तो एथ लगा जाएगा। और एथ के साथ अपनी फैमिली का टाइटल जोड़ेंगे तो एथाइन कहलाएंगे। इसी तरीके से 3 कार्बन के लिए प्रोप जोड़ते, 3 कार्बन, 4 के लिए ब्यूट जोड़ते, 4 कार्बन, ठीक है। 5 के लिए पेंट जोड़ते, 5 कार्बन, 6 के लिए हेक्स जोड़ते, 6 कार्बन, ठीक है। सात के लिए, अब इतने में पहले समझ लो, पहले ये को पूरा कर ले, फिर हम पूरा इसको लिख देते हैं। तो यहां पे 3 कार्बन से जो बनेगा यानी C3H8 आएगा, इसे क्या कहेंगे, प्रोपेन। और यहां पे जो बनेगा C3 यानी C3 बनेगा तो क्या होगा, C3H6, ठीक है।
अब संरचना कैसी होगी, किसी एक में डबल बॉन्ड लगा लो, किसी एक में लगा लो, क्योंकि एक से ज्यादा का अभी आपको नहीं बनाना है। या फिर उसका नाम दिया हुआ ऐसे लिखा है तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे 2 खाली पड़े हैं, यहाँ पे तो एक ही खाली पड़ा है ना, 3 इसके साथ है और यहाँ 3 खाली पड़े हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, 1 यहाँ जुड़ गया, 3 यहाँ जुड़ गए। ठीक है, सबकी संयोजकता पूरी हो गई। तो इनके परिवार को कहाँ नाम देंगे इनको, अब 3 है तो प्रोप तो होगा ही, लेकिन ये प्रोपीन कहलाएंगे। अब इसी तरीके से C3H4 हो जाएगा ये। अब ये कैसे बना होगा, एक कार्बन से दूसरा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से, साथ में एक सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, अब इसकी तो पूरी हो गई, यहां 3 इसकी बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन यहां जुड़ गए, 1 यहां जुड़ गया। अब परिवार का नाम क्या बनेगा, परिवार के हिसाब से इनका नाम क्या बनेगा, तो एथ तो ये लेके आए हैं, दद्दा वाला 3 कार्बन है तो वो प्रोप तो ये लेके आए पहले से, और साथ में त्रिबंध जुड़ गया तो त्रिबंध के साथ आइन होगा तो ये प्रोपाइन हो गए। इसी तरीके से इनके नाम चलते रहेंगे। C4H10 हो गए, तो C4H10 तो ये ब्यूटेन हो गए, ये C4H8 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ब्यूटीन हो गए। अब ये C4H6 हो गए, तो ये कहां हो गए, ब्यूटाइन हो गए। ठीक है, ऐसे नाम जोड़ते जाएंगे। अब C5H12 हो गए, तो ये कहां हो गए, पेंटेन हो गए। और ये C5H10 हो गए, तो ये कहां हो गए, पेंटीन हो गए। ये C5H8 हो गए, तो ये कहां हो गए, पेंटाइन हो गए। अब ऐसे नाम जोड़ते जाइए, ये बनते जाएंगे। ठीक है, अब अगर सिंगल में, तो हमें इनसे ही ज्यादा मतलब है, हमारे कोर्स में यही छाए हुए हैं, बाकी को तो हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, ये खुली श्रृंखला किस तरीके से चलती है आपने देख ली। इस तरीके से इनका सिंपल नामकरण होता है, हाइड्रोकार्बन का यौगिक नहीं है ये। इसमें एक चीज आती है, जैसे खुली श्रृंखला यौगिक हैं तो ये सजातीय श्रेणी बनाते हैं, एक ही जात की श्रेणियां, सजातीय श्रेणी। और सजातीय श्रेणी में 2 यौगिक के मध्य, जैसे CH4 है और C2H6 है, 2 यौगिक के मध्य CH2 का अंतर होता है। अब जैसे CH4 है, अब यहां C2H6 हो गया, अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3। ठीक है, अब ये क्या है, मीथेन है, ये एथेन है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगला आ सकता है CH3 CH2 CH3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, प्रोपेन लिख सकते हो। अब अगर इनकी संख्या देख लो, यहां पे 2 कार्बन, 1 कार्बन है, यहाँ 2 हो गया, माने 1 कार्बन का डिफरेंस हो गया, और हाइड्रोजन का कितना, ये 6 है, यहाँ 4 है, तो माने CH2 का डिफरेंस आया इनके बीच। अब इनके बीच देखो कितना है, इनके पास 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, इनके पास 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन है, तो फिर यहाँ डिफरेंस CH2 आया। तो ये क्या है, एल्केन जो है वो कहलाएगी सजातीय श्रेणी, इनके बीच सबका डिफरेंस। फिर अगला क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 CH3, एक CH2 और जुड़ गए, तो ये कौन बन गए, ब्यूटेन बन गए। अब अगर अंतर ढूंढोगे तुम तो फिर CH2 का मिलेगा।
इसी तरीके से फिर जोड़ लो CH3 CH2 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 CH3, अब ये कहां बन गए, पेंटेन बन गए। अंतर जोड़ोगे तो फिर CH2 का, इसी तरीके से आप जोड़ते जाओ, श्रृंखला बनती जाएगी। CH3 फिर एक CH2 जोड़ दो तो CH2 CH2 CH2, अरे यहां CH2 होगा, CH2 CH2 CH3, 6 कार्बन हो गए, देखो 3 3 6, तो ये हो गई हेक्सेन। फिर अंतर CH2 का होगा। तो ये एक एल्केन एक सजातीय श्रेणी है और इसके दो यौगिकों के बीच का जो डिफरेंस है वो सदैव CH2 रहेगा। इसी तरीके से एल्कीन जो सजातीय श्रेणी है उसके भी दो यौगिकों के बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या रहेगा, CH2 का ही रहेगा। एल्कीन में भी, एल्काइन में भी अगर देखेंगे तो उसके भी प्रत्येक क्रमागत दो यौगिकों के बीच जो डिफरेंस है वो CH2 का रहेगा। ठीक है, अब इनके नामकरण की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी चीजें तो बाद में भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जरूरी चीज है कि इनका नामकरण कैसे होता है, इसे जानना महती आवश्यक चीज है। तो देखो कभी कभी क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों के नाम के पहले 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री लगा होता है। ये क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन। तो इसका मतलब होता है कि जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है, वन डिग्री कार्बन कहलाता है। जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है 2 डिग्री कार्बन कहलाता है, और जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है वो 3 डिग्री कार्बन कहलाता है। एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा हो 2 डिग्री, और 3 कार्बन से जुड़ा हो तो, अब जैसे एक कार्बन से जुड़ा हो माने अकेला ही होगा, ठीक है, जैसे CH4 है तो ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। अब इस तरीके से अगर यहां पे CH3 है तो ये 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। अगर यहां पे CH3 CH2, ये CH2 होगा, CH3 और फिर इधर CH3, तो ये क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन। समझ में आया? अगर कार्बन अकेले अपने आप से ही जुड़ा हुआ है भाई तो वो 1 डिग्री है, माने उसके साथ और कोई नहीं। अब ये कार्बन क्या है, हमने गलत लगा दिया था यहां पे, यहां होगा ये 2 डिग्री। तो ये 2 कार्बन से जुड़ा ना, अपने अगल बगल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री है, ठीक है। इसके इधर भी कार्बन है, इसके इधर भी कार्बन है, ये सभी 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ठीक है। और ये 2 कार्बन अलग अलग, खुद के सिवा 2 कार्बन अलग अलग से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री है। अब यहां पे ये एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, तो ये के जो है इसे ऐसे लिखते हैं संरचना को अच्छी तरीके से समझने के लिए। अब यहां देखो, इसीलिए हाइड्रोजन को हटा के लिखा जाता है, तो हमें अच्छे से समझ में आता है कि कार्बन से कार्बन ही जुड़ा हुआ है। अब जैसे इसका भी हाइड्रोजन अगर हटा के ऐसे अलग अलग कर दें, या फिर इधर हम लिख दें यहाँ पे नीचे CH3, तो आप देख पा रहे हैं कि कार्बन से कार्बन ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो बेटा आज शुरुआत हो गई है, जल्दी ही कल ही हम नेक्स्ट वीडियो में आपको काफी आगे तक चलेंगे और क्रियात्मक समूह वगैरह शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।